डियर स्टूडेंट, आज हम प्रीवियस ईयर सीडीपी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। सीडीपी एस्टेट 2023। तो आज क्लास मिस मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखिए, लेवल 1 एग्ज़ाम 2023। तो आज हम आपके साथ 2023 का पेपर, प्रीवियस ईयर का सीडीपी में पीआरटी का पेपर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, श्रवण बाधित विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम हेतु कौन सा प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है? ओष्ठ पठन, संकेत भाषा, ब्रेल लिपि या गामक परीक्षण। इंग्लिश में भी इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। विच ट्रेनिंग इज़ नॉट नेसेसरी फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ हियरिंग इम्पायर्ड स्टूडेंट? लिप रीडिंग, साइन लैंग्वेज, ब्रेल स्क्रिप्ट या मोटर ट्रेनिंग। देखिए हमारे पास जो श्रवण बाधित है, यानी जिनको सुनता नहीं है बच्चों को, उनके लिए पूछा गया है कि उनके लिए कौन सा प्रशिक्षण जो है आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ब्रेल लिपि और गामक परीक्षण, यानी मोटर ट्रेनिंग और ब्रेल लिपिक जो है वो श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए जो है वो आवश्यक नहीं है। तो फर्स्ट का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन जो है वो हमारे पास 3 राइट आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट का राइट आंसर हमारे पास जो है वो 3, यानी सी एंड डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी देखिए, जो श्रवण बाधित विद्यार्थी हैं उनको ओष्ठ पठन भी उनके लिए अच्छा होता है, संकेत भाषा भी उनके लिए आवश्यक होती है, ब्रेल लिपि आपको पता है जो दृष्टि बाधित विद्यार्थी हैं, और मोटर परीक्षण ये जो है दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए जो है मोटर ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ ब्रेल लिपि और गामक परीक्षण जो है वो इसका जो है आवश्यक नहीं है। तो सी एंड डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब एक बच्चे का नैतिक विकास एक अच्छा लड़का और अच्छी लड़की घोषित होने की इच्छा पर आधारित होता है, तो इस नैतिकता का संबंध किससे है? When the motor development of a child is based on the desire to be declared a good boy or a good girl, then what is this morality related with? Individual and exchange, obedience and punishment, social contracts या good interpersonal relationship। यानी व्यक्तिवाद एवं विनिमय, आज्ञाकारिता एवं दंड, सामाजिक अनुबंधन और अच्छे अंतः व्यक्ति संबंध। देखिए इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज जो है ये हमारा जो इंडिविजुअल एक्सचेंज जो है हमारा जो है कन्वेंशनल स्टेज आ जाएगी। ओबिडेंस एंड पनिशमेंट जो प्री कन्वेंशनल है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट जो है कन्वेंशनल आ जाएगा। गुड इंटरपर्सनल रिलेशन जो है ये हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो सेकंड का हमारे पास राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आ जाएगा। तो अच्छे अंतर्व्यक्तिक संबंध यानी गुड इंटरपर्सन रिलेशनशिप जो है अच्छा लड़का अच्छी घोषित करने की इच्छा पर आधारित होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्जित प्रेरकों की सही व्याख्या नहीं करता? वे जन्मजात नहीं होते, वे सार्विक होते हैं, वे जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होते, वे अधिगम को प्रभावित करते हैं। Which of the following statement does not correctly explain the acquired motives? They are not innate, they are universal, they are not essential to survival, they affects learning। तो थर्ड का राइट आंसर हमारे पास 2, वे सार्विक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारे पास होता है ऑप्शन 2 करेक्ट आ जाएगा। वे सार्विक होते हैं, दे आर यूनिवर्सल। तो इसमें पूछा गया है कि नहीं होता है, वे सही व्याख्या नहीं करता। तो वे सार्विक होते हैं, तो इसकी सही व्याख्या ये बिल्कुल भी नहीं करता। तो थर्ड का राइट आंसर जो है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 राइट आ जाएगा। देखिए हम सीडीपी के क्वेश्चन सिर्फ आपके साथ डिस्कस 2023 का जो पेपर है 2023 का पेपर है उसमें सीडीपी के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? बिने ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या वेशलर ने? हु क्वाइंड टू टर्म मेंटल एज? बिनेट ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या वेशलर ने? तो इसका राइट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हमारे पास बिने ने जो है, जो मानसिक आयु का संप्रत्यय जो है बिने ने दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं।
शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सृजनशील बच्चों की क्षमता को अवरुद्ध करता है? देखिए इसमें पूछा कि ब्लॉक करता है। तो अब सारे चिंतन के लिए प्रोत्साहन, दूसरों के विचारों के अनुरूपता के लिए जोर, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या नव परिवर्तन के लिए प्रेरणा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द टीचर ब्लॉक द पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड? तो इसमें कौन जो है ब्लॉक करता है बच्चों की क्षमता को, सृजनशील जो बालक हैं उनकी क्षमता को जो है अवरुद्ध करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। एनकरेजमेंट फॉर जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग, इंसिस्टेंस ऑन कंफर्मिटी टू द आइडिया ऑफ अदर्स, फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया या मोटिवेशन फॉर इनोवेशन। तो फिफ्थ का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन 2 यानी दूसरों के विचारों के अनुरूपता के लिए जोर। तो इसका राइट आंसर जो है फिफ्थ का राइट आंसर 2। तो आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की में भी इसका राइट आंसर जो है 2 आ जाएगा, दूसरों के विचारों के अनुरूपता के लिए जोर। तो यानी इंसिस्टेंस ऑन कंफर्मिटी टू द आइडिया ऑफ अदर्स। तो इसका फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। तो इसका चेक करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण एवं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंट टेस्ट इज नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट? देखिए एक तो वर्बल है और एक नॉन वर्बल है। तो आर्मी अल्फा टेस्ट है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण है, बिने साइमन परीक्षण है या जलोटा सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण है? तो आर्मी अल्फा जो है जी हमारा आर्मी अल्फा जो टेस्ट है ये 6 का राइट आंसर हमारे पास। वैसे तो रेवन प्रोग्रेसिव मटेरियल टेस्ट है, आर्मी अल्फा है ये वर्बल टेस्ट है और रेवन प्रोग्रेसिव जो है नॉन वर्बल टेस्ट है। तो इसका राइट आंसर जो है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो है परीक्षण जो है इसका 6 का राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन 2 करेक्ट आ जाएगा। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट जो है वो हमारे पास 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 राइट आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। अनुदेशनात्मक कार्यक्रम के दौरान प्रतिपुष्टि द्वारा सुधार के उद्देश्य से किया गया मूल्यांकन कहलाता है? योगात्मक, निदानात्मक, व्यवस्थात्मक या निर्माणात्मक या रचनात्मक? तो क्वेश्चन पूछा गया है, इंग्लिश में भी चेक कर लेते हैं। द इवैल्यूएशन डन फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट थ्रू फीडबैक ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम इज कॉल्ड एज समेटिव, डायग्नोस्टिक, सिस्टमैटिक या फॉर्मेटिंग? तो 7th का राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 राइट आ जाएगा, यानी निर्माणात्मक या रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो अनुदेशनात्मक कार्यक्रम के दौरान प्रतिपुष्टि द्वारा सुधार के उद्देश्य से किया गया मूल्यांकन कौन सा कहलाता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाया जाता है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। पावलोव के अधिगम सिद्धांत का आधार किस प्रकार का सीखना है? संप्रत्यात्मक, अनुबंधित, सूझपूर्ण या अनुकरणात्मक? व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग इज द बेसिस ऑफ पावलोव लर्निंग थ्योरी? पावलोव ने आपको पता है हमारे पास जो है क्लासिकल कंडीशन थ्योरी जो है पावलोव द्वारा दी गई है। तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग इज द बेसिस ऑफ पावलोव लर्निंग थ्योरी? तो कंसेप्चुअल, कंडीशन, इनसाइट या इमिटेटिव? तो 8th का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आ जाएगा, यानी कंडीशनड। यानी पावलोव ने आपको पता है हमारे पास जो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है थ्योरी दी थी, तो यह कंडीशन जो है अनुबंधित पर इसकी थ्योरी आधारित है। तो पावलोव के अधिगम सिद्धांत का आधार जो है अनुबंधित है। तो 8th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 राइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में साथियों का प्रभाव उत्तर बाल्यावस्था के किस नाम को संदर्भित नहीं करता? इसमें नहीं करता पूछा गया है। साथियों का प्रभाव उत्तर बाल्यावस्था के किस नाम को संदर्भित नहीं करता? दल आयु, अनुरूपता की आयु, खेल आयु या संक्रमण आयु? Which name of late childhood does not refer to influence of peer in process of socialization? Gang age, age of conformity, play age या transitional age? तो 9th का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 यानी ट्रांजिशनल एज आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 यानी संक्रमण आयु यानी ट्रांजिशनल एज आ जाएगा। तो 9th का राइट आंसर जो है हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर
4 राइट आ जाएगा। यानी इसमें क्वेश्चन पूछा गया बाल्यावस्था के किस नाम को संदर्भित नहीं करता, दल आयु भी करता है, अनुरूपता की आयु भी करता है और खेल आयु भी करता है। ये तीनों ही बाल्यावस्था के नाम को संदर्भित करता है, लेकिन संक्रमण आयु ट्रांजिशनल एज ये इसको संदर्भित नहीं करता। तो 9th का राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है अभ्यास, इच्छा शक्ति, अभिप्रेरणा या थकान। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर नेगेटिवली इफेक्ट लर्निंग? यानी जो लर्निंग को नेगेटिवली इफेक्ट करता है वो प्रैक्टिस करती है या विल पावर करती है, मोटिवेशन करती है या फैटिग्यू करता है। तो 10th का जो हमारे पास राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 राइट आ जाएगा। यानी फैटिग्यू यानी थकान जो है वो इसको प्रभावित करती है, नकारात्मकता को प्रभावित करती है। तो 4th का जो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा थकान, नकारात्मक रूप से प्रभावित हमें थकान करती है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तिक भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले वंशानुगत कारकों में सम्मिलित नहीं है? वंशानुगत कारकों में सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन द हेरिडेटरी फैक्टर्स इफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस? शारीरिक संरचना, बुद्धि, अभिक्षमता या अभिवृत्ति? यानी फिजिकल स्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड या एटीट्यूड। तो 11th का जो हमारे पास राइट आंसर है जो अभिवृत्ति जो है वो सम्मिलित नहीं है। अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड जो है वो सम्मिलित नहीं है। शारीरिक रचना भी सम्मिलित है, बुद्धि भी सम्मिलित है, अभिक्षमता भी यानी फिजिकल स्ट्रक्चर भी, इंटेलिजेंस भी और एप्टीट्यूड, ये तीनों ही हमारे पास इन कारकों में वंशानुगत कारकों में सम्मिलित है। लेकिन जो एटीट्यूड है यानी अभिवृत्ति है ये सम्मिलित नहीं है। तो 11th का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। थॉर्नडाइक के बिल्ली पर सीखने के प्रयोग में एक विशिष्ट व्यवहार सीखने के लिए किस प्रकार के अभिप्रेरक का उपयोग किया गया है? What type of motive was used to learn a specific behavior in Thorndike's learning experiment on cat? जैविक अभिप्रेरक, सामाजिक अभिप्रेरक, बाह्य अभिप्रेरक या वातावरणीय अभिप्रेरक? यानी बायोलॉजिकल मोटिव्स, सोशल मोटिव्स, एक्सट्रिंसिक मोटिव या एनवायरमेंटल मोटिव्स? तो 12th का राइट आंसर जो है हमारे पास जो है जैविक मोटिव यानी बायोलॉजिकल जो मोटिव है वो इसको अभिप्रेरक का उपयोग किया गया है इस प्रकार में। तो इसका राइट आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा जैविक अभिप्रेरक। तो इसमें पूछा गया थॉर्नडाइक के, आपको पता है थॉर्नडाइक ने तत्परता में प्रयास का जो है हमारे पास जो है इसका सिद्धांत दिया है और इसमें इसने तत्परता और अभ्यास यानी प्रयास और त्रुटि का ये सारे जो है थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि बिल्ली पर सीखने के प्रयोग में एक विशिष्ट व्यवहार सीखने के लिए किस प्रकार के अभिप्रेरक का उपयोग किया गया है? बिल्ली पर सीखने के प्रयोग में विशिष्ट व्यवहार सीखने के लिए किस प्रकार के, विशिष्ट व्यवहार को सीखने के लिए किस प्रकार के अभिप्रेरक का उपयोग किया गया? तो जैविक अभिप्रेरक यानी बायोलॉजिकल अभिप्रेरक जो है वो इसका उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर बाल्यावस्था के बच्चों की उपयुक्त सामाजिक व्यवहारिक विशेषता नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेट चाइल्डहुड चिल्ड्रन? यानी इसमें पूछा गया है कि उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों की उपयुक्त सामाजिक व्यवहारिक विशेषता नहीं है। सहयोग है, सहानुभूति है, परानुभूति है या अहम केंद्रिता है? कॉपरेशन है, सिंपैथी है, एम्पैथी है या ईगोसेंट्रिज्म है? तो 13 का राइट आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, यानी अहम केंद्रिता जो है वो इसमें लिटिल चाइल्डहुड में नहीं है। उत्तर बाल्यावस्था यानी इसमें बच्चों की उपयुक्त सामाजिक व्यवहारिक विशेषता जो है ईगोसेंट्रिज्म नहीं है। तो 13 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, डेवलपमेंट इज प्रोसेस बिगिन फ्रॉम, गर्भाधान से परिपक्वता तक, जन्म से परिपक्वता तक, गर्भाधान से मृत्यु तक या जन्म से मृत्यु तक? कंसेप्शन टू मैच्योरिटी, बर्थ टू मैच्योरिटी, कंसेप्शन टू डेथ, बर्थ टू डेथ? तो 14 का जो राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 गर्भाधान से जो है मृत्यु तक, यानी हमारे पास विकास की प्रक्रिया गर्भाधान से गर्भ से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती है। तो कंसेप्शन टू डेथ, तो इसका राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 यानी गर्भाधान से मृत्यु तक जो है वो प्रारंभ होती है।
तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 राइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। कौन सी शिक्षण अधिगम पद्धति बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा में सम्मिलित नहीं होती? विच टीचिंग लर्निंग मेथड इज नॉट इंक्लूड इन अ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन? तो इसमें पूछा गया है कि शिक्षण अधिगम पद्धति बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा में सम्मिलित नहीं है। परियोजना है, परियोजना है, समस्या समाधान है, भाषण है या प्रयोगात्मक है, प्रोजेक्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लेक्चर है या एक्सपेरिमेंट है? तो 15 का राइट आंसर जो है भाषण हमारे पास इसका आ जाएगा, यानी भाषण नहीं सम्मिलित होता। प्रोजेक्ट भी सम्मिलित होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है और एक्सपेरिमेंटल भी होता है, लेकिन जो भाषण है यानी लेक्चर है ये सम्मिलित नहीं होता प्रगतिशील शिक्षा में। तो 15 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और पिछले जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी जो है आपको हमारे पास मेक यू ऑनलाइन एकेडमी चैनल पर प्रीवियस ईयर वीडियोज़ की जो CDP के क्वेश्चन हैं वो आपको जो है वो मिल जाएंगे, यानी हमारे मेक यू ऑनलाइन एकेडमी चैनल पर। तो इसकी प्लेलिस्ट आपको वहाँ से मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सट्रिंसिक मोटिव? अनुमोदन, सत्ता, उपलब्धि या विश्राम? अप्रूवल, पावर, अचीवमेंट या रेस्ट? तो 16 का राइट आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 4 यानी विश्राम। विश्राम जो है आपको पता है ये इंट्रिंसिक मोटिव है, यानी ये एक्सटर्नल नहीं है। अनुमोदन, सत्ता, उपलब्धि ये तीनों ही एक्सट्रिंसिक हैं, बट इंट्रिंसिक मोटिव विश्राम आ जाएगा। तो इसमें पूछा गया है बाह्य अभिप्रेरक नहीं है, तो बाह्य है, विश्राम नहीं है, यानी ये इंट्रिंसिक मोटिव है। तो 16 का राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। विभिन्न आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की समावेशी कक्षा के लिए कौन सी शिक्षण अधिगम व्यूह रचनाएं महत्वपूर्ण होगी? विच टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज विल बी इम्पोर्टेंट फॉर एन इंक्लूसिव क्लासरूम फॉर स्टूडेंट विद डिफरेंट नीड्स? बहुसंवेदी शिक्षण, सहयोगी अधिगम, साथी शिक्षण या दल शिक्षण? मल्टी सेंसरी टीचिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग या टीम टीचिंग? तो 17 का राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आ जाएगा। A, B, C, D इसके सारे ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएंगे। तो यानी हमें मल्टी सेंसरी टीचिंग भी ज़रूरत पड़ती है और कोऑपरेटिव लर्निंग की भी ज़रूरत पड़ती है, पीयर ट्यूटरिंग की भी और टीम टीचिंग की भी। तो इसमें पूछा गया है यही कि विभिन्न आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की समावेशी कक्षा के लिए कौन सी शिक्षण अधिगम व्यूह रचना महत्वपूर्ण होगी? तो ये चारों ही महत्वपूर्ण होगी। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक व्यवस्था की जानी चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट? त्वरण, उपचारात्मक शिक्षण, वाचन अभ्यास या वाक उपचार? एक्सेलरेशन, रेमेडियल टीचिंग, रीडिंग प्रैक्टिस या स्पीच थेरेपी? देखिए यहाँ पर पूछा गया है जो शैक्षिक व्यवस्था प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए त्वरण जो है, एक्सेलरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी गई है, शैक्षिक व्यवस्था की जानी चाहिए वो है त्वरण। ये रेमेडियल टीचिंग, रीडिंग प्रैक्टिस और स्पीच थेरेपी ये तीनों ही जो है वो नॉर्मल यानी जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होती है, जो बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते उनके लिए। बट जो त्वरण है वो टैलेंटेड विद्यार्थियों के लिए यानी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए जो है ये इसके लिए बेनिफिशियल होती है। तो 18th का राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन 1 त्वरण यानी एक्सेलरेशन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार वह भाषण जो स्वयं की ओर निर्देशित होता कहलाता है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की द स्पीच विच इज़ डायरेक्टेड टू द सेल्फ दैट इज़ नोन एज सामाजिक भाषण, निज भाषण, बाह्य भाषण या अंतःक्रिया भाषण? सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, एक्सटर्नल स्पीच या
इंटरैक्शन स्पीच। तो 19 का राइट आंसर जो है निजी भाषण जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए प्राइवेट स्पीच जो है वो वाइगोत्स की प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं, यानी बच्चा खुद को ही निर्देशित करने के लिए जो है वो भाषण जो स्वयं को निर्देशित करता है, यानी बच्चा जो है अपनी गुड़िया को, जैसे एक लड़की है मतलब वो अपने आप में ही बोलती रहती है, तो यानी वो खुद को ही निर्देश यानी अपने आप को ही निर्देशित करती है, तो वो निजी भाषण यानी प्राइवेट स्पीच का उदाहरण माना गया है। तो इसका राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन 2 यानी निजी भाषण आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व का संप्रदाय प्रस्तुत किया है? देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस, विच साइकोलॉजिस्ट rendered the concept of object permanence in his cognitive development theory। देखिए मैंने आपको ये पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट परमानेंस ये पियाजे द्वारा दी है। हमारी पिछली वीडियो में भी ऑब्जेक्ट परमानेंस की मैंने बात की है, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझाया है। तो इसका 20 का राइट आंसर जो है हमारे पास पियाजे आ जाएगा। पियाजे ने जो है वो वस्तु स्थायित्व का संप्रदाय प्रस्तुत किया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस में, और ये उसने प्री कन्वेंशनल स्टेज में उसमें ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है वो वस्तु स्थायित्व का संप्रदाय प्रस्तुत किया है। तो 20 का राइट आंसर जो है वस्तु स्थायित्व जो है वो पियाजे की अवस्था आ जाएगी। तो 20 का राइट आंसर जो है पियाजे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है इसका राइट आंसर जो है पियाजे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। किसी कार्य का संतोषजनक प्रभाव उस कार्य के सीखने को प्रभावित करता है। सीखने का यह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? द सेटिस्फैक्ट्री इफेक्ट ऑन टास्क इफेक्ट द लर्निंग ऑफ दैट टास्क। हु प्रोपाउंड ऑफ दिस लॉ ऑफ लर्निंग? किसी कार्य का संतोषजनक प्रभाव उस कार्य के सीखने को प्रभावित करता है। तो 21 का राइट आंसर जो है थॉर्नडाइक आ जाएगा। इसका राइट आंसर जो है थॉर्नडाइक ने जो है इसका जो है प्रतिपादित किया गया है। इस नियम को प्रतिपादित जो है थॉर्नडाइक द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है थॉर्नडाइक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है पूछा है। विकास में प्रक्रियात्मक परिवर्तन होते हैं। विकास प्रतिमान यानी पैटर्न पूर्वानुमान होता है। सभी बच्चों का विकास एक समान होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स फंक्शनल चेंजेस। Development pattern is predictable. All children develop the same. Development proceeds from general to specific। तो 22 का जो राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। सभी बच्चों का विकास एक समान होता है। ये जो है इसमें कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है। तो ऑफिशियल आंसर की में भी जो है इसका राइट आंसर जो है वो 3 ही बताया गया है। देखिए विकास में प्रक्रियात्मक परिवर्तन होते हैं। डेवलपमेंट में फंक्शनल चेंजेस होते हैं। विकास में पैटर्न जो पूर्वानुमान लगाया जाता है कि इसमें डेवलपमेंट पैटर्न इज प्रेडिक्टेबल, इसमें पहले से पूर्वानुमान लगाया जाता है। और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ये भी सही है। लेकिन जो सभी बच्चों का विकास एक समान होता है, ये ऑप्शन जो है हमारे पास गलत आ जाएगा। तो 22 का राइट आंसर जो है ऑप्शन 3 करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 23 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की विराम विधि के महत्व को इंगित नहीं करता? सीखने में थकान नहीं होती। स्मृति चिन्ह समेकित नहीं होते। सीखने में अभिरुचि बनी होती है। मानसिक उपता नहीं होती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट इंडिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस्ड मेथड ऑफ लर्निंग? लर्निंग डजंट गेट टायरिंग। मेमोरी ट्रेसेस नॉट कंसोलिडेट। मेंटेन्स इंटरेस्ट इन लर्निंग। नो मेंटल बोर्डम। तो 23 का जो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 यानी जो है स्मृति चिन्ह समेकित नहीं होते, इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा। मेमोरी ट्रेसेस नॉट कंसोलिडेट। तो 23 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का एक रूप नहीं है? निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का एक रूप नहीं है। वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, प्रत्याभिज्ञात्मक या आलोचनात्मक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एसे टाइप क्वेश्चन? डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, रिकॉग्निशन या क्रिटिकल? तो 24 का राइट आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी रिकॉग्निशन। प्रत्याभिज्ञात्मक जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। रिकॉग्निशन
जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी ये निबंधात्मक प्रश्न का प्रकार नहीं है। तो 24 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। किस अधिगम निर्योग्यता में निम्नलिखित हस्तक्षेप कार्यक्रम सुझाए गए हैं? किस अधिगम निर्योग्यता में निम्नलिखित हस्तक्षेप कार्यक्रम सुझाए गए हैं? भाषाई समझ के लिए प्रयास, वर्तनी सुधार के लिए अभ्यास। तो ये क्या है? भाषाई समझ के लिए प्रयास, ये वर्तनी सुधार के लिए अभ्यास। डिसलेक्सिया है, डिस्मोग्नीशिया है, डिसग्राफिया है या डिसकैलकुलिया है। इंग्लिश में भी इसको देख लेते हैं। इन विच लर्निंग डिसेबिलिटी द फॉलोइंग इंटरवेंशन प्रोग्राम्स आर सजेस्टेड? इफेक्ट फॉर लिंग्विस्टिक कॉम्प्रिहेंशन, ड्रिल फॉर स्पेलिंग करेक्शन। डिसलेक्सिया है, डिसमैग्नीशिया है, डिसग्राफिया है या डिसकैलकुलिया है। तो 25 का राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 यानी डिसलेक्सिया है। तो इसका राइट आंसर जो है वो डिसलेक्सिया है। यानी भाषा समझ के लिए प्रयास जो है वो भाषा समझ के लिए प्रयास और वर्तनी सुधार के लिए अभ्यास ये है डिसलेक्सिया है। इसमें पठन विकार यानी भाषा से संबंधित ये है डिसलेक्सिया है। देखिए डिसग्राफिया वो जिसमें ग्राफ यानी लिखने से संबंधित है, और डिसकैलकुलिया वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है वो होती है। तो यहाँ डिसलेक्सिया जो है ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 25 का राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन 1 करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही नहीं है? अधिगम अभ्यास द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम अनुभवों के परिणाम स्वरूप होता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग लर्निंग? लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर थ्रू प्रैक्टिस, लर्निंग एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस, लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर, लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू मैच्योरिटी। तो 26 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका अधिगम परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। इसमें सही नहीं है पूछा गया है। तो अधिगम मैच्योरिटी, लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू मैच्योरिटी, इसका ये गलत ऑप्शन आ जाएगा। यानी अधिगम परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन है, ये हमारे पास गलत आ जाएगा। तो इसमें गलत ही पूछा गया है। तो कथन जो है संबंध में सही नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है हमारे पास जो है इसका ऑप्शन 4 करेक्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 27 पर चलते हैं। एक बच्चा किसी पाठ को अपनी सुविधा अनुसार कई भागों में बांटकर सीखता है। यह सीखने की कौन सी विधि है? पूर्ण विधि, अविराम विधि, अंश विधि या प्रासंगिक विधि है। अ चाइल्ड हैज़ टू लर्न अ लेसन बाय डिवाइडिंग इट इन सेवरल सेक्शन एज पर हिज कन्वीनियंस। Which is this method of learning? Whole method, massed method, part method या incidental method? तो 27 का राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 यानी अंश विधि माना गया है, यानी पार्ट मेथड। यानी एक बच्चा जो है किसी पाठ को अपनी सुविधा अनुसार कई भागों में टुकड़ों में बांटकर सीखता है तो वो पार्ट मेथड यानी अंश मेथड यानी पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से बांटकर जो है भागों में सीखता है तो वो अंश विधि यानी पार्ट मेथड कहलाता है। तो 27 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्रीय संप्रदाय किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दिस कंसेप्ट इज कॉइन्ड बाय विच साइकोलॉजिस्ट? एरिक्सन, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग या पियाजे? तो आपको पता है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD का संप्रदाय वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ZPD वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। गैने के अधिगम प्रतिमान के अनुसार किसी संप्रदाय अधिगम के पूर्व किस प्रकार के अधिगम की आवश्यकता नहीं होगी? अकॉर्डिंग टू गैने लर्निंग मॉडल विच टाइप ऑफ लर्निंग will not be required before any concept learning? श्रृंखला अधिगम, नियम अधिगम, संकेत अधिगम या विभेदन अधिगम? तो चेन लर्निंग, रूल लर्निंग, सिग्नल लर्निंग या डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग? तो 29 का राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन 2 यानी नियम रूल लर्निंग जो है वो अधिगम की आवश्यकता नहीं होती रूल लर्निंग की। तो रूल लर्निंग
देखिए चेन लर्निंग, सिग्नल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, ये तीनों ही गेने द्वारा दी गई है, लेकिन रूल लर्निंग जो है इसमें गेने के अधिगम प्रतिमान के अनुसार संप्रदाय अधिगम के पूर्व किस प्रकार के अधिगम की आवश्यकता नहीं होती, तो वह रूल लर्निंग की आवश्यकता नहीं होती। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। आज का लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो CDP के 30 क्वेश्चन हमारे पास आज कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है 90 से 110 बुद्धि लब्धि प्रसार किस बौद्धिक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। 90 to 110 रेंज ऑफ IQ रिप्रेजेंट विच इंटेलेक्चुअल कैटेगरी, एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज और सुपीरियर। औसत, औसत से कम, औसत से अधिक या श्रेष्ठ। तो इसका औसत माना जाएगा, यानी एवरेज स्टूडेंट 90 से 110 की जो बुद्धि है, लब्धि है, वो 90 से 110 के बालक की होती है। तो इसका राइट आंसर जो है एवरेज स्टूडेंट आ जाएगा। तो हमारा आज के जो है 30 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।